तो गाइस हम आज कवर करेंगे सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 1 इज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। पहले पहले तो क्लॉज में वो ये बता रहा है कि इस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा ऑफ ईयर 2023। ठीक है, 2023 साथ में या मेमोराइज आपने कर लेना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और क्लॉज 1 कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 1 आईपीसी से। क्लॉज 2 पर आ जाओ, ये भी कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 1 आईपीसी से। और क्या कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। कौन सी डेट को एनफोर्स हुआ है ये? एनफोर्स्ड ऑन जुलाई 1 2024। ठीक है, तो यही चीज़ आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लॉज 3 पर आ जाओ, टू द पॉइंट सारा लेक्चर होगा और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कंसेप्ट पूरा इन डेप्थ समझा दिया जाएगा इन लिमिटेड टाइम। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बाद में रिवीजन और सेल्फ स्टडी भी अच्छे से कर सको। सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी जाएंगी। क्लॉज 3 कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी से। आईपीसी का सेक्शन 2 बात करता था पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, जो कि बड़ा सिंपल था। इंडिया में कोई भी ऑफेंस करे, गोरा करे या इंडियन करे, लेकिन उसकी सज़ा इंडियन कोर्ट ही देने उसकी सजा देने की पावर इंडियन कोर्ट ही रखती है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, सब क्लॉज 4 पर आ जाओ। ठीक है, वो करस्पॉन्ड करता है सेक्शन 3 आईपीसी से। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड इन इंडिया। ठीक है, punishment of offenses committed beyond any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offense committed beyond India। ठीक है, ये चीज को ध्यान पे रखो और ब्रैकेट्स में डालो बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, और पहले एनी पर्सन को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, एनी पर्सन मतलब अंग्रेज भी हो सकता है, इंडियन सिटीजन भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन ने देश के बाहर ऑफेंस कमिट किया है लेकिन सजा इंडिया में। ये क्या है कंसेप्ट, समझ नहीं ना कि अंग्रेज अगर बाहर कहीं कर रहा है तो इंडिया में सजा क्यों। इसकी एग्जांपल से मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। स्पेनिश बंदा, स्पेन में रहने वाला, मर्डर उसने अबेट किया इंडिया में। इस कंसेप्ट की वो बात कर रहा है कि अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जो इंडिया में एक ऑफेंस है और उसका इफेक्ट इंडिया में आ रहा है, इफ अ स्पेनिश मैन अबेट्स एन ऑफेंस इन इंडिया he will be liable as if that same offense is committed in the jurisdiction of Indian jurisdiction। ठीक है, तो आगे आ जाओ क्लॉज 5 पर। ये कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 4 से आईपीसी से, जो बात करता था एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पर। तो क्लॉज 5 के सब क्लॉज ए को देखो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। ठीक है कि नहीं, कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, अगर इंडियन सिटीजन ने अमेरिका जाके मर्डर कर दिया, एक मर्डर इंडिया में भी ऑफेंस है ही है, तो क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है और बाहर जाके भी उसने ऑफेंस किया, तो उस ऑफेंस की सजा उसको इंडियन कोर्ट्स रखती हैं। उस ऑफेंस की सजा देने की पावर इंडियन कोर्ट्स रखती हैं। ठीक है, यही बस कह रहा है। फिर सब क्लोज बी पर आ जाओ, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट। ठीक है, किसी भी शिप पर या हवाई जहाज पर जो रजिस्टर्ड इंडिया में है। ठीक है, दुनिया में कहीं भी उड़ रहा है, दुनिया के किसी कोने के ऊपर से उड़ रहा है, लेकिन कोई भी इंसान ने उस एयरक्राफ्ट या शिप के अंदर ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो उसकी सजा देने की पावर इंडियन कोर्ट के पास होगी। ठीक है, उसके बाद क्लॉज सी पर आ जाओ। सब क्लॉज सी कहता है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया। ठीक है कि नहीं, दुनिया के किसी भी कोने पर बंदा हैकर वगैरह, साइबर क्राइमर या वॉयरिज्म कर रहा है या कुछ भी किसी भी तरह का ऑफेंस अबेट कर रहा है बाय टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स, या फिर इंडियन किसी कंप्यूटर को हैक कर रहा है, किसी की प्रीवियसली ब्रीच कर रहा है, ठीक है, या किसी भी तरीके का जुर्म वो कर रहा है, तो उसको सजा देने की भी पावर इंडियन कोर्ट्स रखेंगी। फिर बाद में ऑफेंस है क्या उसका एक्सप्लेन किया गया, इट इंक्लूड्स एवरी एक्ट committed outside India which if committed in India would be punishable under this act। ठीक है, तो इसकी बड़ी सिंपल सी उदाहरण है कि ए who is a citizen of India commits a murder in any place without or beyond India, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली उदाहरण बता दी। उसके बाद सेक्शन 2 डेफिनेशंस हैं, वो आप खुद कर सकते हो। सेक्शन 3 पर आ जाते हैं, जनरल एक्सप्लेनेशन। सब क्लॉज 1 क्या कहता है, थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। कहते हैं कि कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी चीज को अगर आपने पढ़ना है या अंडरस्टैंड करना है, सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस कि मतलब जनरल एक्सेप्शंस को ऑटोमेटिकली आपने सारे एक्ट पर, सारी संहिता के ऊपर आपने अप्लाई करके ही बाकी की सारी प्रोविजंस को पढ़ना है।
ठीक है कि नहीं? उसके बाद कहते हैं दो दीज़ एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड। बड़ी सही बात है कि बार-बार एक्सेप्शंस को रिपीट थोड़ी ना करेंगे। उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे 7 साल के बच्चा अगर कोई भी ऑफ़ेंस को कमिट करता है तो वो ऑफ़ेंस नहीं होगा। तो ये चीज़ वो हर सेक्शन के आगे नहीं रिपीट करेंगे। वो कह रहे हैं कि सेक्शन 3 क्लॉज़ 1 कह रहा है कि एक ही बार बता दिया उसको सारे कोड के सारी संहिता के ऊपर आपने अप्लाई करके खुद अंडरस्टैंड कर लेना है। यानी कि अगर मर्डर का सेक्शन आप पढ़ रहे हो तो उसमें उन्होंने स्पेसिफ़िकली दोबारा से नहीं बताना कि 7 साल के बच्चे ने अगर मर्डर किया तो ऑफेंस नहीं होगा। जनरल एक्सेप्शंस में ऑलरेडी बता दिया गया, उसको आपने सारी संहिता के ऊपर खुद ब खुद अप्लाई कर लेना है। सेक्शन 3 का क्लॉज़ 1 सेक्शन 6 आईपीसी से कॉरेस्पॉन्ड करता है। फिर बाद में क्लॉज़ 2 पर आ जाओ सेक्शन 3 के, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 7 से आईपीसी के। सेक्शन 7 आईपीसी का कहता था सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन्ड, कि एक बार ही एक्सप्लेन कर दिया तो उसी एक्सप्रेशन को पूरी कोड के ऊपर आपने लेके फॉलो करना है। एवरी एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। तो क्या कहना चाह रहा है वो कहता है कि जैसे जेंडर की डेफिनेशन है, ठीक है? तो वो बार-बार डिफाइन नहीं करेंगे। ही मेल होता है, शी फीमेल होता है, ठीक है? वो ही लिखेंगे तो आपने खुद ब खुद अंडरस्टैंड करना है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन बिकॉज़ इट इज़ वन्स एक्सप्लेन्ड। स्टार्टिंग में बता दिया कि ही इज़ मेल, तो बाद में इम्प्लाइड है कि जहाँ पे भी ही लिखा है तो ही इज़ मेल, ठीक है? तो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वन्स एक्सप्लेन्ड जो कि है क्लॉज़ 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। क्लॉज़ 3 क्या कहता है? ये कॉरेस्पॉन्ड करता है 27 सेक्शन से कि अगर आपकी कोई चीज़ है, आपके स्पाउस के पास इस टाइम पड़ी है या फिर मेरे मेरी कोई फ़ाइल मेरे क्लर्क के पास है या मेरे सर्वेंट के पास है, ठीक है? तो वो मेरे पोज़ेशन में ही है, ठीक है? वो उसके पोज़ेशन में नहीं मानी जाएगी, मेरे पोज़ेशन में ही मानी जाएगी क्योंकि वो मेरा क्लर्क है, मेरा सर्वेंट है, चाहे उसको टेम्परेरीली ही क्यों ना एम्प्लॉय किया हो मैंने, ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन में बात बताई गई है। फिर बाद में क्लॉज़ 4 पर आ जाओ, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 32 आईपीसी से। वो क्या कहता था? वो कहता था वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूडिंग इल्लीगल ओमिशंस, ठीक है? यानी कि अगर कहीं भी एक्ट कमिट हुआ, उसी एक्ट के अंदर इल्लीगल ओमिशन मतलब एक्ट की को अगर हम रेफर कर रहे हैं ना कि दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड, तो उस एक्ट के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि दिस ओमिशन हैज़ बीन कमिटेड, उसको भी हम एक्ट ही कहेंगे। जैसे कि बहुत बार ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी रिइटरेट किया है कि एक्ट अमाउंट्स द ग्रीवियस ओमिशन द ग्रेव ओमिशन अमाउंट्स टू एन एक्ट, ठीक है? तो ये उस चीज़ की फिलॉसफी को इसमें डाला गया जो पहले भी आईपीसी में थी ही। क्लॉज़ 5 पर आ जाओ, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है कि अगर 3-4 लड़के खड़े हैं, उन्होंने किसी साझी नियत से, कॉमन इंटेंशन से कोई जुर्म को अंजाम दिया, ठीक है? किसी वारदात को अंजाम दिया, तो अगर 1-2 ने भी किया लेकिन बाकियों की इंटेंशन कॉमन थी, तो सारे के सारे उस ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है लेजिस्लेशन का? या पहले जब बनाया गया था लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे क्या ऑब्जेक्ट था ये कॉमन इंटेंशन प्रिंसिपल बनाने का? इसका पर्पस ये था कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है ये सज़ा देती है इंटेंशन को। जितनी बुरी आपकी इंटेंशन उतनी बुरी सज़ा मिलेगी। इंटेंशन को पनिश करना ही हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, एक्ट को नहीं, इंटेंशन को पनिश करना, ठीक है? फिर आ जाओ क्लॉज़ 6 पर, जो कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 35 से। इस पे बात की गई है क्रिमिनल नॉलेज, यानी कि अगर 3 लड़के अगर खड़े हैं, उनको क्रिमिनल नॉलेज है और उनकी क्रिमिनल माइंडेडनेस है इसके साथ-साथ, नॉलेज होने के साथ कि जो भी हम ऑफ़ेंस करेंगे या जो भी ऑफ़ेंस का अंजाम होगा, वो अगर ये चीज़ की नॉलेज रखते हैं कि ये वाला ऑफ़ेंस हो जाएगा, तो सभी के सभी उस ऑफ़ेंस के लिए गिल्टी माने जाएँगे, ठीक है? क्लॉज़ 7 पर आ जाओ अब आप। क्लॉज़ 7 पर आ जाओ अब आप। क्लॉज़ 7 कहता है कि वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन इज एन ऑफेंस, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट पार्टली बाय एन ओमिशन, ठीक है कि नहीं? सेक्शन 36 आईपीसी से कॉरेस्पॉन्ड करता है कि इसको इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ कि ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग। हाँ, तो अगर मैंने किसी को कोई बंदा मेरी कस्टडी में है, मैंने उसको खाना नहीं दिया टाइम टू टाइम, ठीक है? पार्टली मैं उसको मार रहा हूँ धीरे-धीरे रोटी ना देके, और पार्टली मैं उसको मार रहा हूँ रोज़ मार-मार के, ठीक है कि नहीं? हल्की-हल्की बीटिंग्स देके और हल्की-हल्की रोटी ना देके, या रोटी स्किप ही कर दी उसकी सभी टाइम की और उसको मार रहे हैं रोज़, ठीक है? तो पार्टली पार्टली उसको रोटी नहीं दी, ओमिशन की, पार्टली उसको मारा गया, ठीक है? एक्ट किया, एक्ट और ओमिशन दोनों मिलके उसने मर्डर कमिट कर दिया, ठीक है? पार्टली बाय एक्ट, पार्टली बाय ओमिशन, इस चीज़ की बात कर रहा है कि फिर भी वो मर्डर ही कहलाया जाएगा।
उसके बाद क्लॉज 8 पर आ जाओ, ये कोऑपरेशन की बात करता है। कोऑपरेशन वाला सेक्शन था आईपीसी में सेक्शन 37, जो बात करता था कोऑपरेशन बाय डूइंग सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। ठीक है कि नहीं? अगर सेवरल एक्ट्स किए हैं, जैसे कि ए एंड बी एग्री टू मर्डर जी बाय सेवरली एंड डिफरेंट टाइम्स बाय गिविंग स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। इस पे दो कंसेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगा। पहला कंसेप्ट ये है कि अगर आप और मैं मिलके, हम दोनों ने साझ बना ली कि हमने सी बंदे को जान से मारना है, ठीक है? तो आपने थोड़ा थोड़ा पॉइजन देना शुरू कर दिया, मैंने उसको उसकी रोटी स्किप करनी शुरू कर दी, ठीक है? तो धीरे धीरे करके आपका और मेरा एक्ट मिलके उसका मर्डर कमिट कर रहा है, तो आप और मैं दोनों लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए, ठीक है? और दूसरा कंसेप्ट क्या है? ए एक जेलर है, ठीक है, जिसके पास चार्ज है जेड का, जो कि कैदी है। इलस्ट्रेशन सी की बात कर रहा हूँ। इंटेंडिंग टू कॉज जीज डेथ इलीगली ओमिट्स टू गिव हिम फूड, ठीक है? उसके बाद इन द मीन टाइम ही लीव्स द प्लेस, उसकी ट्रांसफर हो जाती है और दूसरा जेलर आ जाता है, सपोज करो बी जेलर आ जाता है। दोनों की आपस में साझ नहीं है, कोई कोलिजन कोऑपरेशन नहीं है। बी भी सेम वही हरकत करता है, उसको खाना नहीं देता कैदी को, तो अब वो कैदी मर जाता है। तो बी गिल्टी हुआ मर्डर का, ए जो है पुराने वाला जेलर, वो गिल्टी है अटेम्प्ट टू मर्डर का। क्यों? क्योंकि पुराने वाले की जो एक्ट थी, उसकी एक्ट से मौत नहीं हुई, ठीक है ना? उसकी नीयत जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है ना? वो पेनल्टीमेट एक्ट पर ही रह गया। यानी कि सेकंड लास्ट एक्ट, मर्डर के सेकंड लास्ट एक्ट क्या है? अटेम्प्ट करना या कोई ऐसी हरकत करना जिससे मर्डर कमिट हो जाए, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर पुराना वाला उसके लिए लायबल है, और जो करंट वाला वो लायबल है मर्डर के लिए, ठीक है? क्लॉज 9 क्या बात करता है? वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। हाँ, तो ये सेक्शन 38 की बात करता है कि पर्सन कंसर्न्ड इन अ क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, ठीक है? कि जैसे कि ए जेड से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसको ग्रेव प्रोवोकेशन है, जो कि बहुत जेन्युइन है। उस एक ही जगह कोई भी इंसान हो तो इतना प्रोवोक हो जाएगा कि वो आगे से कोई एक्ट क्रिएट करेगा, एक्ट करेगा ही करेगा। तो ए ने जी को मार दिया, ठीक है? तो ये मर्डर तो हुआ नहीं, क्योंकि ग्रेव प्रोवोकेशन का मामला आ गया, तो इसमें वो लायबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। लेकिन उसी मौके पर बी भी था, बी की नियत थी बुरी जेड के प्रति, वो चाहता था ये तो मेरी जाए ना, तो बी ने भी उसको साथ साथ मारा, ठीक है? और उसकी इंटेंशन थी इल विल, ही वाज हैविंग इल विल टुवर्ड्स जी एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, ठीक है? तो उसने बी ने भी मौके पर जी को मारा है और ए ने भी मारा, लेकिन ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, बी लायबल होगा मर्डर के लिए, क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड एज एक्ट एंड देयर इज अ डिफरेंट सर्कमस्टांस बिहाइंड बीज एक्ट, ठीक है? इसके बाद आ जाओ आप आगे सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 53 आईपीसी से। लेकिन एमसीक्यू में आपको पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन भारतीय न्याय संहिता। ये एमसीक्यू आता होता था आईपीसी के लिए। आईपीसी में हम जवाब देते होते थे कि 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर, लेकिन अभी एक नई पनिशमेंट डाल दी गई है, और इसका लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, जो कि कहीं और आपको इतनी जल्दी समझने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है? पनिशमेंट्स कौन सी तरह की बताई गई हैं? अब की बारी 6 हो गई हैं, और पहली है डेथ, दूसरी तरह की है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, तीसरी तरह की है इम्प्रिजनमेंट। दो डिस्क्रिप्शंस की होती है, जैसे कि एक सिंपल, एक हार्ड लेबर वाली, जिसको हम कहते हैं रिग्रेस। फिर बाद में आ जाओ फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी सीज कर लेना। और पांचवी तरह की जो पनिशमेंट होती है वो होती है फाइन। यहाँ तक तो हमने सब पढ़ रखी थी, यहाँ तक की पनिशमेंट्स नॉर्मल भी थी, सुनी सुनाई भी थी। लेकिन जो नई वाली ऐड करती की है दैट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या है? ये एक नई तरह की पनिशमेंट है, और इसमें क्या कहते हैं कि कम्युनिटी की सर्विस आपने करनी है। ये फाइन देने की तरह ही है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं, मैं फैसला सुना दूं कि आपने अनाथालय में जाके मदद करनी है गरीब बच्चों की, ठीक है? गरीब बच्चों में कुछ दान करना है, या कुछ भी कम्युनिटी की सर्विस करनी है, कुछ अच्छा काम करना समाज में, 10,000 पेड़ लगाने हैं, दिस इज कम्युनिटी सर्विस, ठीक है? तो ये नई तरह की अलग सी पनिशमेंट उन्होंने ऐड कर दी है भारतीय न्याय संहिता में। अगले सेक्शन पे आ जाओ, सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। ये एमसीक्यू में पूछेंगे विद द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर या विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर रट लो कि बिना, अगर अगर आप ऑफेंडर हो, आपकी कंसेंट भी नहीं लेगी सरकार, और आपकी पनिशमेंट को कम कर देगी। कम्यूट एनी पनिशमेंट, ठीक है? पहले क्या था, सेक्शन वाइज होता था कि कम्यूट डेथ सेंटेंस, कम्यूट लाइफ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अलग अलग इनकी एलोकेशन थी आईपीसी में। लेकिन अभी सारा इकट्ठा करके रख दिया है, कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट। और इसका प्रोसीजरल प्रोसेस बताया सेक्शन 474 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है? उसमें। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी पहले अलग सेक्शन में होती थी, अब ये भी उन्होंने इसी सेक्शन में डाल दी है। और ये कहते हैं कि जिस कानून की एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन के पास एक्सटेंड हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अदरवाइज स्टेट एक्सटेंड हो रही है,
एग्ज़ेक्युटिव पावर ऑफ द स्टेट इज़ बीइंग एक्सटेंडेड तो फिर होगी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट।